The reaction between lead nitrate and potassium iodide present in aqueous solution is an example of decomposition reaction. Decomposition reaction में कोई एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पे आयरन सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट चुका है। तो ऐसे रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स दूसरे लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके खुद कुछ अपना एक प्रोडक्ट बना लेता है, जैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर रखा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिमिलरली PbNO3 ट्वाइस की आई में पीवी देखो आई के साथ कंबाइन कर रहा है एंड पोटेशियम NO3 के साथ कंबाइन कर रहा है। तो इस तरह के जब रिएक्शन को हम बात करते हैं तो हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन करके आपका सॉल्ट बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे यहाँ NaOH बेस है, HCl एसिड है। इस तरह से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जैसा कि आप ऑलरेडी इस रिएक्शन में देख सकते हैं। PbNO3 ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड से कंबाइन करके डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और PbI2+2 की NO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। Fatty foods become rancid due to the process of oxidation, that means gain of oxygen or a loss of hydrogen. Corrosion, that means eating of metal through the process of oxidation. यहाँ मैंने metal का नाम लिया है। Reduction, that means gain of hydrogen or a loss of oxygen. हाइड्रोजिनेशन इसका मतलब होता है बच्चे डबल बॉन्ड के टूटने का और हाइड्रोजन का उसके साथ जुड़ जाने का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और अ पैलेडियम। देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट रहे हैं अनसैचुरेटेड फॉर्म में। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो दैट इज अनसैचुरेटेड फॉर्म। इस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, यही प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चे ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब भी फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रैंसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए अगर मार्केट में देखो कुरकुरे जैसे जो खाने वाली चीजें होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है, सो दैट कि नाइट्रोजन गैस उसके अंदर के फूड से रिएक्शन ना कर सके। Silver articles turn black when kept in the open for a few days due to the formation of H2S, AgS, AgSO4 और Ag2S। देखो बच्चे, जब सिल्वर के बने हुए आर्टिकल्स जैसे कि कोई भी चांदी की बनी हुई बर्तन हो, उसको लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, इन दैट केस एयर के अंदर बच्चे H2S गैस मौजूद होता है और ये H2S गैस सिल्वर के साथ कंबाइन कर जाता है और इस तरह से आपका Ag2S का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाता है। ये बच्चे जो प्रोसेस हो रहा है Ag2S का बनना, ये करोजन ऑफ सिल्वर भी कहलाता है। Reaction of magnesium with air is exothermic reaction, endothermic reaction, reversible reaction or a substitution reaction. When I say exothermic reaction, that means ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता हो। जब मैं बोलूं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहे हो, एब्जॉर्ब हो रहे हो। जब मैं बोलूं रिवर्सिबल रिएक्शन, इन दैट केस रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट में बनता है, प्रोडक्ट टूट के फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन बना ले रहा है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये काइंड ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका राइट आंसर बच्चे होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ ये हीट को रिलीज करता है। व्हाट टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर? डिस्प्लेसमेंट, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें N2 और 3H2 आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में बन जाता है, ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपके लेड पोटेशियम को पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस कर रहा है और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जब हम एनोड और कैथोड के प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करके वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो एच आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। एच आयन चूंकि पॉजिटिव नेचर का है तो नेगेटिव प्लेट के पास पहुंच जाता है, कैथोड के पास। OH नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास पहुंचता है नेगेटिव नेचर होने की वजह से, और OH नेगेटिव O2 गैस बनाता है, H प्लस आयन H2 गैस बनाते हैं। इस तरह से वाटर दो आपके मॉलिक्यूल्स में टूट गए, दैट मीन्स ये कैसा रिएक्शन है बच्चे, ये रिएक्शन है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। In an electrolytic cell where electrolysis is carried, anode has positive charge, negative charge, connected to negative terminals of the battery, or none of this is correct. ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चे मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस करूंगा, जिससे ये चीजें बड़ा आसान हो जाने वाली है। एनआरसी के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, काफी बवाल भी कटा इसके बारे में। तो इस एनआरसी को याद कर लेना, नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट। हालांकि यहाँ पे इसका मीनिंग वो नहीं है। यहाँ एन फॉर बच्चे स्टैंड कर रहा है निगेटिव, आर स्टैंड कर रहा है बच्चे रिडक्शन, एंड सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है बच्चे, सी स्टैंड कर रहा है आपका कैथोड। तो इस तरह से आपको कैथोड के बारे में मालूम पड़ चुका है
कि जो कैथोड प्लेट होती है वो नेगेटिव होती है। देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव। इस नेगेटिव को हम लोग कैथोड कहेंगे, इस पॉजिटिव को हम एनोड कहेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनोड इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। On emerging an iron nails in a copper sulfate solution for a few minutes, you will observe no reaction take place. The color of solution fade away. The surface of iron nails acquired a black coating. The color of solution changed to green. देखो बच्चे, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका कलर ब्लू होता है। जब ये आयरन से कंबाइन करता है तो चूंकि आयरन कॉपर के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और इस तरह से ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी बन जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन में हमें FeSO4 बन जाता है और कॉपर, इस FeSO4 का कलर जो होता है पेल ग्रीन कलर में होता है। तो इस तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो मेरा आंसर होगा द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the given gases can be used for storage of fresh sample of anols for a long time? Carbon dioxide or oxygen, nitrogen or helium, helium or oxygen, nitrogen or oxygen. See, right answer is nitrogen or a helium. Why? तो नाइट्रोजन जो होता है बच्चे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किसी से रिएक्शन नहीं करता है। हीलियम आपको मालूम है एक नोबल गैस है तो वो वैसे भी रिएक्शन करने वाला नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दे कैन बी रिएक्ट। हीलियम फाइन नहीं करेगा बट ऑक्सीजन है यहाँ पे तो ये कर जाएगा। नाइट्रोजन ठीक है फाइन रूम टेम्परेचर प्रेशर पे तो नहीं करेगा बट ऑक्सीजन कर जाएगा। और यही रीजन भी तो है नाइट्रोजन वगैरह का यूज हम फूड पैकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। जो एयर टाइट आपके फूड्स आते हैं लाइक कुरकुरे, अंकल चिप्स, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस की फीलिंग होती है सो दैट कि वो फूड के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन ना करे। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो रैंसिडिटी होता क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। फूड्स के अंदर बच्चों ऑयल्स, ग्रीस, फैट होती हैं और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीडाइज जाती हैं और इस तरह से फूड आपका क्या होता है खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल्स आते हैं, कलर्स में चेंजिंग नजर आती है। अब इससे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है वो नहीं होगी। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट की प्रेजेंस में बच्चे क्या होगा फूड्स खराब हो जाते हैं, गर्मियों में आपने ये नोटिस भी किया है। तो ऑब्वियसली अगर हम फूड्स को लाइट से दूर रखें मतलब हीट से दूर रखेंगे, गर्म होगा ना लाइट पड़ेगा तो दूर रखेंगे तो उसको हम सेफ रख सकते हैं। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर एकदम सही है। जो भी आपके उस पर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मल्टीप्लाई करके उसका ऑक्सीडेशन कराने वाले होंगे वो सभी चीजें रुक जाएंगी और इस तरह से क्या होगा रेफ्रिजरेटर में रख के हम फूड को सेव कर सकते हैं। इस तरह से इसका क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल इवॉल्व। इलेक्ट्रोलिसिस, बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें करंट सप्लाई करना पड़ता है सो दैट कि जो भी NaClH2 है अपने क्या होते हैं कंपोनेंट में टूट जाते हैं। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट इवॉल्व की बात ही नहीं है। डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वाटर में NH4Cl जाते हैं तो अपने आयंस में टूट जाते हैं। बर्निंग ऑफ LPG, घर का सिलेंडर जलता है तो हीट प्रोड्यूस होता है तभी तो खाना पकता है। यस, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल में LPG के अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं तो एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जलता है तो क्या होता है CO2H2 और हीट बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है AgBr टूट जाता है। 2Ag और Br2 में अगेन इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो नो हीट इवॉल्व। इस तरह से अभी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, वो है आपका सी, बर्निंग ऑफ LPG। व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम। तो ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं तो मैं उनका यहीं पे सारा आंसर दे देता हूँ। स्लेक लाइम क्या होता है बच्चे, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस। तो स्लेक लाइम और लाइम वाटर एक ही चीजें, अलग अलग नहीं, दोनों के बस नाम अलग रखे पड़े हैं। लाइम स्टोन दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जैसे आप बोलते हो। क्विक लाइम दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaO और इसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और इससे रिलेटेड अगर ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं तो उसका भी आप आंसर देने में सक्षम हो। अभी CO2 and H2 gases are heavier than air, colorless, acidic in nature, soluble in water. वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है बच्चे, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिजोल्व हो सकते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिजोल्व हो सकते हैं। ये एक दूसरे में नहीं हो सकते हैं। CO2H2 चूंकि नॉन पोलर है और वाटर पोलर है तो ये आपस में डिजोल्व नहीं करेंगे। एसिडिक इन नेचर, CO2 और H2 बच्चे एसिडिक इन नेचर नहीं हो सकते हैं क्योंकि एसिड होने के लिए क्या होना का H+ आयन देना पड़ता है। दैट मीन्स प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा आपको देना पड़ता है और यहाँ CO2 और H2 दोनों ही प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते हैं। कलरलेस, दैट्स द राइट आंसर। CO2 और H2 दोनों ही क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। हैवियर देन एयर की अगर मैं बात करूं तो ये सवाल ही नहीं उठता है। CO2 और H2 एयर का ही पार्ट है, सेगमेंट है उसके,
तो एयर ऑब्वियसली क्या होगा, काफी हैवियर होगा, इसमें N2H2 पता नहीं कितने कितने गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह सभी गैसेस कंपोजिशन होता है। सो द राइट आंसर इज बी, कलरलेस। Which of the following are exothermic process? Reaction of water with a quicklime, dilution of an acid, evaporation of water, sublimation of कपूर। देखो बच्चे, सब्लिमेशन का मीनिंग होता है किसी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। अब कपूर को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक की प्रोसेस है। एवोपरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना एवोपरेशन कहलाता है। तो वाटर को जब गैस में कन्वर्ट होना, अगेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये एंडोथर्मिक है। डायल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड को आप डायलूट करते हो उस कंडीशन में बच्चे हीट रिलीज होती है। प्रिकॉशन के तौर पर डेंजर का साइन भी बना होता है कि कभी भी वाटर को एसिड में मत ऐड करिए, क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट रिलीज होती है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, चूने को पानी में डालो, क्विकलाइम इज चूना, पानी में जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज करता है। दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। The reaction acetylene and hydrogen in presence of heated nickel powder is called substitution, dissociation, addition or decomposition. Substitution a kind of single displacement, मैग्नीशियम यहाँ देखो सल्फेट के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। डिसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो अपने ही कंपोनेंट में टूट जाते हो, ऐसे लोग आपके डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे वाटर अपने ही कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर बना है, उसी में टूट जाना डिसोसिएशन कहलाता है। एडिशन, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हो, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, इनको एडिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन, इसमें आपका क्या होता है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में टूट जाता है, ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एसिटिलीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एथीन बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा बच्चे सी, एडिशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का सॉलिड इज व्हाट फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज में कोई भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड अपने नेचर को नहीं खोते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर वेपर, वाटर से वाटर वेपर बनना एक फिजिकल चेंज है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें वाटर और वाटर वेपर अपने अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव अ वाटर, अगेन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉल्ट का वाटर से रिमूवल करना, फिल्ट्रेशन करना। कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, देखो यहाँ पे प्रोपेन है, बर्न होकर CO2 H2 और हीट बना रहा है, प्रोपेन अपना कंप्लीटली क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को लॉस कर दे रहा है, तो ये आपका केमिकल प्रोसेस होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे डी, कंबशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम गैस। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल? बच्चे, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करेंगे तो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आपको ट्रिक भी दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का मैगी आलू जरा फीका संता पपता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, लेड, एच, ठीक है ना, हाइड्रोजन। अब यहाँ से कैसे याद करना है, तो कॉपर मार्केट में सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू सिल्वर के, सिल्वर से महंगा कौन है, गोल्ड, गोल्ड से महंगा कौन है, प्लेटिनम। तो यहाँ पे कॉस्ट के फैक्टर के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो, ये अपने आप सही से अरेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा अभी तक। हाइड्रोजन गैस एंड जिंक सल्फेट आर प्रोड्यूस। What type of reaction is respiration? Exothermic, endothermic, reduction और a combination? Exothermic जिसमें हीट इवॉल्व होता है बच्चे, जैसे मेथिन बर्न करके हीट रिलीज कर रहा है। एंडोथर्मिक जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के लिए आपको हीट देनी पड़ी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में देन टूटता है। रिडक्शन रिएक्शन जिसमें बच्चे ऑक्सीजन का लॉस होता है, यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को लॉस किया है और जिंक ने गेन किया है, तो जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का यहाँ लॉस हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बात आते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर का। तो जब ग्लूकोज बर्न होता है बच्चे, CO2 और H2O के साथ साथ बहुत बड़े अमाउंट में हीट रिलीज करता है, दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो आपको राइट आंसर मिल चुका है। Some crystal of copper sulfate were dissolved in water. The color of the solution obtained would be green, red, blue or a brown. तो बच्चे, हम कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो वो होता है CuSO4। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ना बच्चे, तो ये कॉपर सल्फेट अपने साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को अटैच कर लेता है और एक क्या करता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेता है। और इन दैट केस जो कॉपर सल्फेट होते हैं बच्चे, नॉर्मली कॉपर सल्फेट की जब तुम बात करोगे, जब उसके अंदर वाटर कंटेन नहीं होता है,
तो ये कलरलेस होते हैं, मतलब इनके पास कोई कलर नहीं होता है। बट जैसे ही 5H2 अपने आप क्रिस्टल बनाता है बच्चे, इसका कलर आपको ब्लू एकदम क्लियर नजर आने लगता है। तो ब्लू कलर के ये क्रिस्टल होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप इसका आंसर पा चुके हैं। द राइट आंसर इज सी, ब्लू। When a dilute HCl is added to zinc pieces taken in a test tube, see when a zinc react with the HCl will form zinc chloride and hydrogen gas. तो ऑप्शन ए इज नो चेंजेस टेक प्लेस, डेफिनेटली नहीं हो सकता है, चेंजेस हो रहे हैं। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम येलो, नहीं होता है, जिंक क्लोराइड के कलर येलो नहीं होते हैं। अ पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रहा है बच्चे उसमें पंजेंट स्मेल नहीं होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, डी, स्मॉल बबल ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस, राइट। क्योंकि जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो क्या होगा, बबल्स निकलना शुरू होंगे सॉल्यूशन के अंदर, आप बबल्स को देखोगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। PbS, that is your lead sulfides react with ozone molecular formula O3 होता है and forms lead sulfate. As per the balance equation, molecules of ozone required for every one molecules of lead sulfide. यहाँ देखो बच्चे, अगर मैं एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करूँ, to form a 2 molecules of water we require 2 molecules of H2 and 1 molecules of O2. सिमिलरली भैया लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका आंसर देखो कैसे दे सकते हो। इसका आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा, देखो लेड सल्फाइड जब ओजोन से कंबाइन करता है बच्चे तो लेड सल्फेट और O2 बनाता है। यहाँ पे अगर बैलेंस करने की बात करें तो PbS बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इन दैट केस देखो कितना है भैया, ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड सल्फाइड रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। Chemically, rust is hydrated ferrous oxide, hydrated ferric oxide, only ferric oxide, none of these. जब बच्चे हम रस्टिंग की बात करते हैं दैट मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाना ही रस्टिंग कहलाता है, और इन दैट केस आयरन रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आयरन के रस्ट के फॉर्मेशन होने के लिए 2 सुटेबल इन्वायरमेंट का होना रिक्वायरमेंट है। एक, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, मतलब आयरन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ये साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की भी सप्लाई होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज होगा तो आयरन की रस्टिंग नहीं होती है। और ये होता क्या है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर जो निकल के आने वाला बच्चे वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या ऐड है, और वाटर को ही हाइड्रेट बोलते हैं। तो हाइड्रेटेड तो है, इसमें एडेड है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। In the reaction, lead oxide combining with carbon and forming lead plus carbon monoxide. This carbon monoxide is very harmful for human body. अगर ये आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में चले जाए तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है एंड देन फाइनली हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बनने का कारण क्या है, किसी चीज का जलना, वो भी कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेड ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं भैया, लेड ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। सी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीजन छीनने का काम कर रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमें दिख रहा है सी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो कार्बन ने ऑक्सीजन का छीन लिया, खुद को ऑक्सीडाइज करा लिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। A substance which oxidizes itself and reduce other is known as oxidizing agent, reducing agent, redox reaction, none of these. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद के ऑक्सीजन को लॉस कर दे और दूसरे को दे दे, ठीक है ना। दैट मीन्स खुद का ये क्या कर रहे हैं बच्चे, रिडक्शन कर रहे हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीजन को छीन ले, मतलब दूसरे के ऑक्सीजन को लेके खुद कंबाइन कर जाए और अगले को रिड्यूस कर दे, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले और दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ कंबाइन करके PbCO बना रहा है, तो कार्बन इसका ऑक्सीजन छीन रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है बट लेड को रिड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी कहानी समझ में आपको आ गया है। Dissolving sugar is an example of physical change, chemical change, redox reaction, none of these. When we say physical change, that means जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसका फिजिकली चेंज देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके साइज में चेंज हो गया, शेप में चेंज कर दिया आपने उसका, मतलब उसके फेजेज में आप चेंज कर रहे हो। ओवरऑल जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो लॉस नहीं हुआ, वो रिटेन रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नमक को पानी में घोल दूं
तो नमक ने अपने प्रॉपर्टी को यहाँ लॉस नहीं किया, नमक नमक ही रह गया है, अभी उसमें कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट व्हेन वी से केमिकल चेंज, दैट मीन्स जो भी चीजें आपने कर रखा है, जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने जो प्रॉपर्टी होती है उसको लॉस करके एक नई प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज व्हाट योर केमिकल चेंज। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही दिखाई दे रहा है, शुगर को पानी में घोलना, क्या वो शुगर अपना लॉस करता है? कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, मीठा का मीठा रहता है, बस सॉलिड जो क्रिस्टल शुगर का था वो क्या हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। तो इसका आंसर निकल के आने वाला है फिजिकल चेंज। Heat is evolved diving endothermic reaction, a reaction in which heat required to complete, like आयरन सल्फेट को हीट दिया गया तो Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो यहाँ पे Ag Na को डिस्प्लेस कर रहा है, Na Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, AgBr का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। कंबशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, बर्निंग होती है और हीट का रिलीज होता है, हीट अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, लाइक हमारा एलपीजी सिलेंडर हो गया, मेथेन को जब बर्न करते हो तो CO2H2O का फॉर्मेशन होता है और हीट रिलीज करता है। तो कंबशन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, प्रोड्यूसेस हीट, कभी भी कंबशन कराओगे तो हीट का प्रोडक्शन होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो CaH2 कंबाइन करके COH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हीट रिलीज कर रहा है। इन दैट केस ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, बट ऑलवेज ये सही नहीं होगा स्टेटमेंट। लाइक वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके H2O2 कंबाइन होकर H2 बनाता है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है दोनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये डाउटफुल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर होगा कंबशन रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन टेक प्लेस। बच्चे यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो रिएक्शन रिडक्शन कहलाएगा। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, बच्चे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वह रिएक्शन क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यस इट्स द राइट आंसर। क्योंकि बच्चे रिडॉक्स का मतलब ही होता है RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, और कंबाइंड फॉर्म में इसको शॉर्टकट करके लिखते हैं रिडॉक्स। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ही घटनाएं देखने को मिलती हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर अभी मिल चुका है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, द रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, द रिएक्शन इन विच आयनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। देखो बच्चे, जब प्रेसिपिटेट रिएक्शन की बात करते हो तो उससे पहले प्रेसिपिटेट का मतलब समझो। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब चीनी को तुम पानी में घोलो तो तुम देखते होगे चीनी नीचे कुछ रह जाता है, तो ये जो रह जाता है इसी को हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। अब इसको रिएक्शन के अंदर अगर तुम्हें देखना है तो मैंने एक रिएक्शन यहाँ लिख रखा है। जब सिल्वर ब्रोमाइड NaNO3 के साथ कंबाइन करता है तो AgNO3 का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सॉल्यूशन में बैठ जाता है। दैट मीन्स ये इस समय किस फॉर्म में है बच्चे, इस समय AgNO3 सॉलिड फॉर्म में होता है और NaBr एक्वस फॉर्म में रह के Na+Br निगेटिव के रूप में सॉल्यूशन के अंदर घुला पड़ा रहता है। दैट मीन्स इस कंडीशन में एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो इनसॉल्युबल है, वो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो तैयार हो रहा है उसमें वो घुल नहीं रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बच्चे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो सी, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? टेक द करेक्ट आंसर। तो बच्चे, जब हम डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं दैट मीन्स HCl, और डायलूट का यहाँ मीनिंग क्या होता है बच्चे, जैसे यहाँ पे मैं 1 लीटर कंटेनर में मैं क्या करूँ, इसके अंदर 500 HCl डिजोल्व कर दिया, ठीक है ना, और एक कंटेनर और 1 ही लीटर का लिया, इसमें क्या किया हमने 1000 HCl को डिजोल्व कर दिया। तो दिस 1000 HCl वाला कंसंट्रेटेड कहलाएगा और ये 500 वाला डायलूट कहलाएगा। मतलब जिसकी क्या होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, उसको हम लोग डायलूट कहते हैं। तो जब बच्चे डायलूट HCl को आयरन फिलिंग में ऐड करते हैं तो क्या होता है, आयरन इस क्लोरीन को रिप्लेस करके FeCl2 फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन फॉलो विच लॉ? मास कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बोथ और नन। तो जब हम मास कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं दैट मीन्स मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर फॉर्म। तो बच्चे यहाँ पे मास को आप नष्ट नहीं कर सकते, यही बात कर रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन यही बात बोलता है, एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है बच्चे, मास कंजर्वेशन। इक्वेशन बैलेंस करने का मेन लॉजिक मास कंजर्वेशन है। एक एग्जांपल में आपको समझाते हैं। नॉर्मली अगर H2 के 1 मोल की बात करें तो कितने होंगे, 2 ग्राम होंगे।
1 मोल ऑफ O2 में कितने वेट निकल के आने वाले हैं? 32 ग्राम होने वाले हैं। एग्जाम्पल है, वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं है। और H2O की बात करें तो बच्चे एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के मोल की वैल्यू होती है 18 ग्राम। तो इस तरह से जब हम इनको ऐड करते थे 34 ग्राम या 18 ग्राम, देखो यहाँ पे मास तुमने नष्ट कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट हम बैलेंस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, अभी ये 4 ग्राम 32 ग्राम जोड़ेंगे तो 36 ग्राम, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम। नाउ यू कैन सी दैट मास कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो हो चुका है। तो इस तरह से आपको मालूम हो चुका है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, किस पे डिपेंड करता है? मास कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है। मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ basic magnesium carbonate, basic magnesium oxide, basic magnesium sulfide और a basic magnesium chloride। तो देखो बच्चे, जब भी तुम किसी रिएक्टिव मेटल को एयर के कांटेक्ट में छोड़ दोगे, इन दैट केस उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो सिमिलरली मैग्नीशियम भी एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो बर्न करने के लिए पहले हमें इस लेयर को हटाना पड़ता है, देन हम उसकी बर्निंग कर पाते हैं। तो इसका आंसर तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट यहाँ पे बेसिक वर्ड देख के आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा हो। तो एक बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेटल्स होते हैं, अगर वो अपना ऑक्साइड बनाते हैं तो उनके अंदर जो कैरेक्टर होता है वो बेसिक होता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो किस कैरेक्टर का होगा बच्चे? क्योंकि मेटल है इसलिए इसके पास बेसिक कैरेक्टर होगा। सिमिलरली अगर कोई नॉन मेटल हो और वो ऑक्साइड बनाए तो उनके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। Which of the following statement about the given reaction are correct? Iron combining with water and forming Fe3O4 plus 4H2। बिफोर स्टार्टिंग बच्चे मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। क्या? तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा बच्चे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमेशा ट्रू होता है। तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या कहता है ऑप्शन में, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। आयरन ने ऑक्सीजन गेन किया, यस, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, देखो वाटर ने क्या किया? ऑक्सीजन लॉस किया, यस, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चे वाटर का रिडक्शन हुआ है तो भैया वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, रिडक्शन वाले का तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एकदम करेक्ट है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई आयरन को बोलता है तो आयरन कैसे एक्ट करता है बच्चे? आयरन का देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से इसका आंसर कौन कौन सा सही हो रहा है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, मतलब फोर्थ वाला सही है। इस तरह से इसका आंसर है फर्स्ट, ए बी डी। Oxidation is process which involves addition of oxygen, addition of hydrogen, removal of oxygen और removal of hydrogen। इसमें आपके दो ऑप्शन राइट दिख रहे हैं बच्चे। पहला जो राइट है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, तो ये पहला सही हो गया। एंड द लास्ट वन जो आपका दिख रहा है डी, ये भी आपका राइट है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो इसका दोनों आंसर आने वाला ए एंड डी। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन वाला मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। अगर आयरन को देखो तो आयरन ने ऑक्सीजन को गेन किया, दैट मीन्स आयरन यहाँ क्या शो कर रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। एंड वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है? अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है। इट मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। The process of reduction involves addition of oxygen, addition of hydrogen, removal of oxygen, removal of hydrogen। तो इन ऑप्शन में बच्चे दो आंसर राइट है, जिसमें आपका बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर राइट होने वाले हैं बच्चे, मतलब इसका ऑप्शन निकल के आएगा बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराने पर ZnSO4 और कॉपर बन रहा है। तो बच्चे यहाँ कॉपर के पास देखो ऑक्सीजन है, और राइट साइड में प्रोडक्ट में देखो तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर का यहाँ रिमूवल हुआ है। और इस तरह से कॉपर का यहाँ क्या दिख रहा है बच्चे? रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली जिंक के पास नो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बच्चे ऑक्सीडेशन कहलाता है। दैट मीन्स जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Which one is photolysis or a photochemical decomposition? तो यार फोटोलिसिस का मतलब समझ लो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब समझ लो, बाकी तो आंसर वैसे ही निकल के आने वाला है। फोटोलिसिस का यहाँ मतलब क्या है बच्चे? फोटो से होता है बच्चे लाइट, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइट। और लिसिस बच्चे ये याद कर लेना, जीवन भर काम आएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन करने की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है।
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन का मतलब ही तोड़ना होता है, फोटोकेमिकल मतलब लाइट की कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो यार यहाँ देखो AgNO3 NaBr, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है, Ag गया Br के साथ, Na गया NO3 के साथ, कहानी खत्म। लेड नाइट्रेट, यस इट्स अ डिकम्पोजिशन बट हीट डिकम्पोजिशन, क्योंकि एरो के ऊपर हीट लिख रखा। और ये देखो यहाँ तो साहब कुछ लिखे ही नहीं, तो इनकी बात ही क्या करना। और इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल चुका है 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसा कि उसने बोला था। और यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, यस डिकम्पोजिशन है, सिंगल रिएक्टेंट मोर देन 2 प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन भी है। तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं इट्स अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और अ फोटोलिसिस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।